सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 101। 101 इसलिए क्योंकि मैं 100 वर्ड ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जिसको भी देखना है आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। स्पेलिंग, डिफिकल्ट स्पेलिंग सीखने का जो सबसे आसान तरीका होता है, आप अगर कोई लॉन्ग स्पेलिंग आपको याद नहीं होती है, आप उसको सिलेबस में बांट दीजिए। सो इससे ये हो जाएगा कि आप उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे ऑटोक्रेटिक, तो आप इधर 2 सिलेबल्स में और 3 सिलेबल्स में बांट दीजिए। सिलेबस इन द सेंस पार्ट्स में बांट दीजिए। सो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, जो कि बहुत तानाशाही टाइप के होते हैं। एक टर्न जहाँ पे सिर्फ एक तरह का रूल चलता है उसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं, रूलिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी। किसी के पास सिर्फ कंप्लीटली पावर होती है उसको बोलेंगे। जैसे हिटलर का एग्जांपल दिया जाता है तानाशाह के रूप में, क्योंकि उसके पास सारी पावर थी, सारी अथॉरिटी थी। तो उसने बहुत गलत काम भी किया था बहुत लोगों को। तानाशाह के रूप में हिटलर को भी नाम लिया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन था ऑटोक्रेटिक? हिटलर था, तानाशाह था। निरंकुश, एक्सट्रीमली बॉसी, ऑल पावरफुल, आर्बिट्री, अनडेमोक्रेटिक। देखिए हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक है। हमारी मतलब हम जनता का अधिकार है, हम चुनाव करते हैं। और अनडेमोक्रेटिक जहाँ पे जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, एंटी डेमोक्रेटिक, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ऑटोक्रेटिक एग्जाम्पल है। ही इज इन फेवर ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। वो किसके फेवर में था? कि जो सिर्फ एक तंत्र की जो मोनार्की, मोनार्की सिस्टम क्या होता है? जो कि राजतंत्र होता है, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जहाँ पे सिर्फ किंग और क्वीन की गवर्नमेंट होती है। तो वो किसके फेवर में था? इस तरह की गवर्नमेंट के फेवर में था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की के फेवर में था। एंगल्टन वॉज एन ऑटोक्रेटिक मैन। जो एंगल्टन था वो किस तरह का? निरंकुश इंसान था, जिसका सिर्फ उसका ऐसा हिसाब था कि माई वे और हाईवे। जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही हो वाला हिसाब। ऑटोनॉमस, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्वशासी। स्वशासी मतलब जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली जो भी वर्क करते हैं, लाइक एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स। मतलब इतनी जिनके अंदर क्षमता होती है जो अपने काम को खुद करना प्रेफर करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। किसी भी तरह से वो दूसरों के ऊपर निर्भर होना अच्छा नहीं फील करते हैं। हायर एजुकेशन इज रिलेटिवली ऑटोनॉमस। जो हायर एजुकेशन होती है वो स्वशासी होती है, खुद अपने आप में होती है, डिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट, राज से। ठीक है। टीचर्स एम टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम ऑटोनॉमस लर्नर। जो टीचर का जो उद्देश्य होता है, जो इम्पोर्टेंट हम लोगों का उद्देश्य ये क्या होता है? जो बच्चे होते हैं या जो भी सीखने वाले होते हैं, बच्चे नहीं, जो भी सीख रहा है उसको स्वयं वो सीख सके। सीख मतलब कोई चीज़ रटना उद्देश्य नहीं होता है। आप किसी चीज़ को एकदम रोड लर्निंग करें, दैट इज़ नॉट। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, आपको कोई भी वर्ड को सीखना है तो उसके छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स बनाइए, जिससे आपको खुद लर्न होगा, आप उसे सीखेंगे। तो यही जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? जो बच्चे हैं बिकम ऑटोनॉमस लर्नर, वो स्वयं अपने आप से स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बन सके। ओके। एवरिस, एवरिस क्या है? एवरिस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लोभ या लालच। ग्रीड, एक्सेसिव लव ऑफ रिचनेस, जिसके अंदर पैसों को लेकर के बहुत प्यार होता है, उसको बोलते हैं। मेटेरियलिज्म, जिसके अंदर सिर्फ जो सामान से प्यार होता है, चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है। मीननेस, मनी ग्रबिंग ग्रबिंग, ये सब एवरेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। एवरेज ब्लाइंड्स आर आई, जो लालच होता है वो हमारी आंखों को क्या कर देता है? अंधा कर देता है। एवरेज द बेन टू हैप्पीनेस, किसी भी चीज़ का ज़्यादा लालच होना क्या है? खुशियों के लिए एक अभिशाप है। बेन, ये बून का क्या होता है? अपोजिट होता है। बून मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग्स देना, वरदान देना। और बेन मतलब होता है किसी को अभिशाप, शाप होना। अवाव, अवाव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खुलकर कहना, स्वीकार करना या स्पष्ट अंगीकार करना। उसको क्या बोलेंगे हम? अवाव बोलेंगे। ये एक वर्ब का काम करेगा। वर्ब मतलब क्रिया का काम करेगा सेंटेंस में। टू क्लेम, टू डिक्लेयर बोल्डली, अपनी अगर गलत बात भी हो तो उसको स्पष्ट आप कह रहे हो कि मेरे से गलती हुई है, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर गट्स होते हैं और होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करो, हो गई। टू एडमिट, असर्ट, डिक्लेयर, स्टेट, अटेस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब अवाव के ही एग्जाम्पल्स हैं। शी इज एन अवाउड वेजिटेरियन, वो बहुत क्लियर शब्दों में सबके सामने बोलती है कि मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ।
उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। आई मस्ट अवाउ दैट आई एम इनोसेंट, और मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं क्या हूँ, एक, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब लगी है देखिए। मस्ट का मतलब होता है जब हम, ये एक मॉडल वर्ब है, और जब हम किसी चीज़ को कन्फर्म करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए बोलते हैं। तो आई मस्ट अवाउ दैट आई एम इनोसेंट, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं क्या हूँ, एक निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ। 105, अवेंकुलर। अवेंकुलर क्या होते हैं? ये एक रिलेशनशिप होता है, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप हो, अगर हम बाहर भी किसी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत क्या कहा जाए, बहुत केयरिंग होते हैं, और जो आपके अंकल, जिनको आप अंकल की तरह से एड्रेस करेंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, उनको बोलेंगे, या उनके जेस्चर को बोलेंगे। ये एक एडजेक्टिव है। लाइक एन अंकल, स्पेशली अ नाइस अंकल, स्पेशली देखिए इन्होंने इसमें स्पेशली लिख दिया है। बीइंग और रिलेटिंग टू एन अंकल, किसी का अंकल होना। लाइक एन अंकल इन काइंडनेस और इंडल्जेंस, एज आई हैव टोल्ड यू। अगर कोई भी जन आपके लिए, आपको उस नज़रिए से आपके लिए कंसर्न रख रहा है, तो उसको वो एडजेक्टिव, उस इंसान के अंदर उस तरह का एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे? अवनकुल। ही बिगेन टू टॉक इन हिज मोस्ट जेंटल एंड अवनकुलर मैनर, और उसने क्या किया, उन्हें उसने बहुत ही जेंटल, बहुत ही तरीके से, सज्जन तरीके से और अवनकुलर मैनर में बात करना शुरू की। जस्ट कीप एन अवनकुलर सुपरविजरी आई ऑन देम, बस उन पर एक तरह से अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल तरीके से अपनी नज़रें रखना, है ना? मतलब आप एक अंकल हैं, या आपके अंदर उस तरह की फीलिंग है किसी के प्रति, तो आप उनके ऊपर उस तरह से आप उनकी कंसर्न करो। यहाँ पे अवेंकुलर उस बेस पे आया है। ऑलराइट, ऑलराइट एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है टेढ़ा या प्रतिकूलता से, जो बिल्कुल ही प्रतिकूलता मतलब होता है जो अनुकूल नहीं होता, अपोजिट होता है। Of course, twisted to one-sided, distorted, deformed, wrapped, zigzag और curved, मतलब जैसे ऐसे ऐसे, या बिल्कुल अपोजिट हो। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? अराय, टेढ़ा होना प्रतिकूलता से। ओके, her clothes were all awry, जो उसके कपड़े थे टेढ़े मेढ़े थे, दैट डजंट मैटर, डिजाइन हो गई। ऑल माई प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन awry, और जो मेरा पूरा प्लान था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो मैंने प्लान किया था पार्टी के लिए, वो क्या हो गया? बिल्कुल चला गया। अराय मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया। ऑल माई प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन अराय, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। सो दिस इज 107, एक्सम। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब पता है? कोई भी सिद्धांत, आपके खुद के प्रिंसिपल्स हो किसी भी चीज़ को लेकर के, स्व सिद्धांत, अ सेल्फ एविडेंट रूल और ट्रुथ, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट तरह के जो लोग होते हैं और जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अ वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, ये एक तरह की कहावत भी बोल सकते हैं। चॉम्स्की, ये चॉम्स्की हैं, ये साइकोलॉजी के में, स्पेशली आप सीटेट पढ़ेंगे या साइकोलॉजी की जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी ग्रेजुएशन में 12th में आपको ये मिल जाएंगे, स्पेशली आपके 12th में भी मिलेंगे, आपको ये बीएड में भी मिलेंगे। तो ये इनके जो सिद्धांत थे, इज कमिटेड टू एन एक्सम ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, और जो इनका सिद्धांत था वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन के लिए कमिटेड था। इट इज एन एक्सम इन प्रिजन, it is an axiom in prison science that enforced labor cannot easily be made productive। अच्छा, जो जेल है वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उस बेसिस में जो जेल में जो विज्ञान है वो ये सिद्धांत है कि वहाँ पर किसी भी तरह का फोर्सफुली आप किसी से लेबर कराना आसानी से कोई भी तरह का प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है। मतलब वहाँ पे भी काम होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे जो जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो आप किसी से फोर्सफुली कुछ भी काम करा रहे हैं, वो क्या है, उत्पादक नहीं बनाया जा सकता उस चीज़ को। बनाल, बनाल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है तुच्छ, साधारण, मामूली। ओके, अनओरिजिनल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होते हैं जो पारंपरिक होते हैं उनको बोलते हैं। स्टीरियोटाइप, प्रिडिक्टेबल, आपको पहले से पता है कि वो उसका क्या आंसर होगा। ओवर यूज्ड, जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जा गया हो। ओके, इट वॉज जस्ट अनदर बनाल न्यूज़पेपर स्टोरी, और ये एक और साधारण सी न्यूज़पेपर की क्या है, स्टोरी है। द लिरिक्स आर बनल एंड द राइम्स क्लमसी, और जो गीत हैं वो बहुत ही साधारण से हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, और जो राइम्स हैं सॉन्ग में, जो राइम्स होते हैं वो कैसे हैं, बहुत ही क्लमसी हैं। क्लमसी को बोलते हैं बहुत ही अनाड़ीपन के। ओके, तो
हम इस तरह से बनाल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। बेन, बेन तो मैंने आपको अभी बताया ही था जो स्टार्टिंग में, बून का पास्ट है, सॉरी बून का अपोजिट होता है, बेन मतलब होता है शार्प, ओके, या कर्स नेगेटिव वर्ड होता है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है फटकार, शार्प या लानत। पॉइजन, टॉर्मेंट, cause to harm, ruin, death, plague, ये these all are negative words which is related to bane। ये सब इसी से related, bane, ruination मतलब खत्म कर देने वाला, destruction, tournament, torture, meanings, ये सब क्या है, इसके ही नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका अर्थ होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, किसी को नेगेटिव बोल देना, लानत दे देना, शाप दे देना। तो ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्रिंक वॉज द बेन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो ड्रिंक है, जो शराब है, उसके अस्तित्व के लिए क्या है, एक तरह का क्या है, शाप है। अगर कोई भी तरह की ड्रिंक होती है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। आप कितनी भी अच्छी ड्रिंक लेते हो और वो एक तरह का एक टाइम के बाद आपको फील होने लग जाता है, आपकी बॉडी बताने लग जाती है। लेट इट बी। कोल्ड्स आर द बेन ऑफ सिंगर्स, जो गाने जो गाते हैं उनके लिए, जो उनको गॉड ने इतनी ब्लेसिंग्स दी होती है, उनके लिए जो कोल्ड होता है गायकों के लिए, वो बहुत ही क्या है, एक शाप की तरह होता है। तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे लाइक करने से सिर्फ ये होता है कि जो भी मैं काम करा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और डेली मैं कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे जब भी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड चैनल है, तो आप इसको एक तो कम्प्लीटली देखिए, न्यू वर्ड सीखिए। आप उसको डे टू डे लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप वर्ड सीखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी वो कैब अच्छी होगी, आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक करने को मैं इसलिए बोलती हूँ, जिससे थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिल सके। एंड शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो सीख रहे हैं, जो कि सीरियसली लर्नर हैं और जो चाहते हैं अच्छा सीखने के लिए। तो आज का लास्ट वर्ड है बैशन। इसका मतलब होता है नाउन, या हम कह सकते हैं गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये किसी भी तरह की बहुत जैसे किला होता है ना, उसको बोलेंगे गढ़। ओके, फोर्ट्रेस, fortified place, some place or something that gives protection against attack। कोई भी जगह जो आपके प्रोटेक्शन के लिए हो, उसको बोलेंगे। जैसे किसी भी तरह के प्रोटेक्शन को बोलेंगे। ओके, जैसे आपको भी फोर्ट दिखते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो फोर्ट, या वो आगरा का फोर्ट हो, तो वो पूरे शहर को बचाने के लिए क्या किया जाता था, वो फोर्ट बनाए जाते थे। तो इट्स लाइक दैट, अ बैशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता के लिए का एक गढ़ हो। ओके, द प्रोफेशन रिमेन्स अ बैशन ऑफ मेल शोविनिज्म। जो प्रोफेशन है कैसा रहता है, कई बार सिर्फ मेल लोगों के लिए एक तरह का शोविनिज्म बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीयता। मतलब अगर मेल हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत इक्वालिटी है। और जिस चीज़ में मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ये नहीं कहती कि मेल डोमिनेटिंग है, बट एक समय भी ऐसा भी रहा है जहाँ पे ज़्यादातर मेल डोमिनेशन को देखा गया है। कहीं-कहीं लोग फेस करते होंगे, दैट डज़न्ट मैटर, बट द मैटर इज़ कि जो प्रोफ़ेशन किस तरह का रहता है, मेल शोविनिज़्म का, अंतर्राष्ट्रीयता का रहता है। शोविनिज़्म मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीयता, एक ही भीड़ में भागने वाले लोग। द आर्मी वाज़ स्टिल वन ऑफ द लास्ट मेल बैशन। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, आर्मी में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, जो ज़्यादातर पुरुष प्रधान हैं, वो किस तरह का है, गढ़ है। पुरुष प्रधान ज़्यादातर आदमी लोग होते हैं वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है सिर्फ आदमी होते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे ग्रेड्स पे मैंने खुद देखा, डेज़िग्नेशन में फीमेल्स बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, और आर्मी में भी अलग-अलग पोस्ट होती हैं जिसमें फीमेल्स बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। एंड दैट वर्ड इज़ ब्रिगेड। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ब्रिगेड? ब्रिगेड क्या होता है? ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन लिया जाए या किया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, जो कि फंक्शनल इंग्लिश पे बेस्ड है। ओके, कोई भी अगर एक एग्ज़ाम की तैयारी करे तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट वीडियोस में डाल रखा है। अगर आपको ज़रूरत हो, आप ज़रूर देखिए। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ का जन्म देना। ओके, मीन्स टू गिव बर्थ, टू क्रिएट, कोई भी चीज़ नहीं बनाना, टू लीड, टू कॉज, क्रिएट, प्रोड्यूस, जनरेट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो देखिए, बिगेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ उत्पन्न या कोई भी चीज़ का जन्म या आप खुद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिगेट। लाइक
हेल्थ एंड चेयरफुलनेस म्यूचुअली बिगेट ईच अदर। जो हेल्थ होती है और खुशी होती है, चेयरफुलनेस मतलब बहुत जील, जो जिसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, हेल्थ इन द सेंस आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ऑल एस्पेक्ट, और खुशी, ये दोनों मिल करके क्या कहती है, खुशियों को जन्म देती है। ओके, दोनों, अगर आप हेल्दी हैं तो आप खुश भी होंगे ही होंगे। ओके, ग्रेट लव विल बिगेट ग्रेट फेथ। जो भी प्यार महान होता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है, विश्वास ज़्यादा होगा। जहाँ पे भी आप प्यार का मतलब, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मूवीज़ वाले एग्जाम्पल्स को छोड़कर के आप कुछ रियलिटी में अगर आप ग्रेट लव देखना चाहते हो तो मूवीज़ को छोड़ के जो रियल लाइफ में जो लव होता है उसको आप फील करेंगे, तो आपको जो ग्रेट लव के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए जिन्होंने अपने प्रेम की वजह से बहुत ट्रस्ट को पाया और लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, क्योंकि उनका, जैसे अगर हम महात्मा गांधी का लें तो उनका अपना समर्पण था देश के प्रति, तो इस वजह से लोगों ने उनके ऊपर क्या किया, कंप्लीटली ट्रस्ट किया। तो ग्रेट लव विल बिगेट ग्रेट फेथ। जो महान प्यार होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा फेथ को उत्पन्न करेगा। बेलेबो, बेलेबो मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुरी तरह किसी को पीटना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, किसी को बहुत बुरा बोलना। एक जॉन कीट्स का एक जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी, एंडीम्योन। वो पोएम जब वो एकदम न्यू न्यू, क्योंकि जॉन कीट्स बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं जिए थे। जॉन कीट्स इंग्लिश लिटरेचर के पोइट हैं जो बहुत बहुत ही कम एज में वो गुजर गए थे। तो क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस था, तो वो उनको जब गुजरे, वैसे तो वो गुजरे थे क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस था, फिजिकली वो ठीक नहीं थे, पर उन्होंने जो अपनी पोम लिखी थी एंडीम्योन, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। और जो मैगजीन में उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जो उनके फ्रेंड थे पीबी शैले, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट कहा कि जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस से नहीं, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि उनको क्रिटिसाइज इतना किया गया कि वो बेचारे गुजर गए। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, सपोज कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसको नेगेटिव बोलिए, आप अपना अपना ओपिनियन दीजिए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप उसमें बदलाव कीजिए। डोंट ब्लैबोर्ड द पॉइंट। जो कोई भी बात है उसको ज़्यादा तूल मत दो, ज़्यादा उसकी निंदा मत करो, ज़्यादा उसको पकड़ करके मत स्ट्रेच करो। राजीव सीम्स टू बी लुकिंग फॉर अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ टू बेलबो। जो राजीव है उसने क्या किया, विस्तार के लिए किसी कुशल व्यक्ति की तलाश में है। ही सीम्स टू बी लुकिंग फॉर अ मैन। देखिए अब यहाँ पे जो बेलाबोर का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, अपसर्ड एक्सटेंट के लिए हुआ है। क्योंकि एक वर्ड याद रखिएगा, कोई भी एक वर्ड होता है उसकी सिनोनिम्स हो, पर उनके अर्थ भी अलग अलग कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब बुरी तरह पीटना, घोर निंदा करना, या किसी चीज़ का बहुत रिपीटली उस चीज़ का विस्तार करने से भी होता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल इसलिए भी डाला है जिससे आप समझ सके कि इस वर्ड के अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। ईगो, इट इज अ वर्ब, और मैंने आपको वैसे डेली ही सिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियोस न्यू है, अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमेशा जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो प्लीज़ उनको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, सही तरह से उच्चारण करेंगे तो आप सही तरह से उसको टाइम टू टाइम जब भी बोलना हो, क्योंकि प्रोनाउंस तो हम सब लोग, क्योंकि हम सब इंडियन है, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर भी कोशिश ये कीजिए आप सही बोलें, ओके, सामने वाले को समझ में आए। दिस इज़ अ वर्ब। इसका मतलब होता है घेर लेना, अवरोध कर देना, किसी ब्लॉक कर देना, एकदम चारों तरफ से क्या कर देते हैं हम, किसी भी सिचुएशन में आप सीज कर देते हैं। देखिए, टू सराउंडेड, टू बिसीज, टू हरेस, अंडर सीज, ब्लॉक्ड, इन सर्कल, बिल्कुल घेरा लगा देना, जैसे आप किसी भी जगह में हैं और चारों तरफ से घेर लिया जाता है आपको, ओके, तो वो हो जाएगा आपका बिलीगर। एनिमी ट्रूप्स बिलीगर्ड द सिटी। जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, उनकी जो सेना ने क्या कर दिया था, सिटी को, शहर को चारों तरफ से क्या कर दिया था, बिलीगर्ड मतलब घेर लिया था। वी आर बिलीगर्ड बाय प्रॉब्लम्स। और हम हमेशा क्या होता है, समस्याओं से घिरे रहते हैं। समस्याएं तो रहती हैं सबकी लाइफ में, पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी तरह से टैकल करते हैं, ओके। बिलाए, बिलाए मतलब ये एक वर्ब होती है स्टेटमेंट में, किसी भी तरह की क्रिया, जैसे झुटलाना। आप अपनी बात कह करके कोई गलत बात आपसे हो गई, आप उसको झुटला दे रहे हो, या दोषारोपण करना, टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, झुटलाना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना बेहतर होता है रेदर देन झुटलाने के, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, टू कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रोवर्ट, नेगेटिव, कंसील, कवर और डिस्गाइज, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। मतलब
एक तो आप झूठ बोलो, फिर उसके बाद को उसी अपनी ही स्टेटमेंट को एकदम आप कॉन्ट्रोवर्ट कर देते हो, उसको उसी बात को आप चेंज कर दे रहे हो। सामने वाला इंसान कहेगा कि अभी तो कुछ बोला था, अभी कुछ बोला। वहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। द जेंटल लोअर स्लोप्स लाई द ट्रू नेचर ऑफ द माउंटेन। जो जेंटल लोअर स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स में, वो क्या करते हैं, वो जो ट्रू ट्रू ब्यूटी है नेचर की, वो उसको सब झुटलाते हैं। ट्रू ब्यूटी से रिलेटेड किसी भी अच्छे पोइट को जाना है तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, और आपको पता लगेगा कि लिटरली नेचर्स जो लवर्स होते हैं, नेचर जिनको पसंद होती है, और उन्होंने किस तरह से नेचर को एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े अच्छे से इमेजिनरी और अपने काम से। सो हिज लुक्स बिलाई हिज कैरेक्टर। और ये चीज़ हो जाती है कि कभी कभी हम किसी के लुक से किसी का कैरेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं अच्छा या ये बहुत बुरा है, क्योंकि वो झुटला देते हैं उसकी रियल पर्सनालिटी के जो इनर कोर वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, जिस लाइफस्टाइल से आप जीते हैं, खुद को रियलिटी में रखते हैं, तो कभी कभी उसमें हम धोखा खा जाते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होते, या एक्सपीरियंस की बात नहीं है, हम लोग धोखा खा जाते हैं। वी आर ह्यूमंस। बिलिटिल मतलब होता है कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कम हो जाना या किसी चीज़ का मूल्य घटना, या किसी चीज़ को, किसी भी जन को पुट डाउन फील कराना, किसी को ये फील कराना कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, या घृणित नज़रों से देखना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपने व्यवहार से किसी को ये फील करा दे रहे हो कि आप बहुत कमाल के जन हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोज हु आर इनसिक्योर, दोज हु डोंट हैव दैट गट्स टू एक्सेप्ट दैट कॉन्फिडेंट पीपल विल नेवर मेक एनी वन बी लिटिल, make to seem little, to put someone down, downgrade, play down, trivialize मतलब होता है किसी को तुच्छ फील कराना। ओके, तुच्छ वाला जो फीलिंग होती है। मिनिमाइज, इन सबका मतलब होता है बेलिटल। डोंट बेलिटल हिज अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों को क्या मत करो, कम मत करो, उसकी उपलब्धियों को आंको मत। उपलब्धि छोटी हो या बड़ी हो, ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स। और जो ये अप्रिसिएशन वाला जो फीलिंग होता है, जब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इट मीन्स द क्वालिटी विच यू हैव, जो आपके अंदर है, वो आप उस वजह से, उस पॉजिटिविटी की वजह से आप दूसरों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। जिसके अंदर ये पॉजिटिविटी नहीं होती है, वो कभी किसी के छोटे से भी एफर्ट को क्या नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो हमेशा अपने को सोचेगा इसने कौन सा कमाल का काम किया। गुड टीचर्स नेवर बेलिटल देयर स्टूडेंट। अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो कभी भी, अच्छे टीचर्स नहीं, आई वुड से अच्छे इंसान, जो भी इंसान है, वो कभी भी दूसरों को छोटा फील नहीं कराएंगे। गलती भी हो जाएगी तो दे ऑलवेज ट्राई टू चेंज और जस्ट ट्राई टू मेक अदर फील ओके, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, गलती हो गई। सो बी अ गुड ह्यूमन, नॉट अ टीचर। टीचर होना इट्स अ डिफरेंट, दैट इज़ अ प्रोफेशन, पर एक अच्छा इंसान होना दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो नेक्स्ट इज 116, दैट इज ब्लिजरेंट। ब्लिजरेंट क्या होता है, ये लॉन्ग स्पेलिंग है, तो आप इसको इस तरह से तोड़ करके ही याद कीजिएगा, ब्लिजरेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है युद्धरत या लड़ाकू। जो युद्धरत मतलब जो भी युद्ध में चीज़ें क्या की जाती हैं, युद्ध से रिलेटेड होता है, मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है। कॉम्बैटिव स्पेशली जो ट्रेनिंग होती है ना मार्शल आर्ट्स वगैरह की, उनके लिए होता है। क्वेरलिज्म झगड़ालू। विंग वॉर हॉस्टाइल अग्रेसिव थ्रेटनिंग एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्ट ये होते हैं, विलन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं। ओके, द पुलिस सेड दैट जॉर्ज वाज ड्रंक एंड belligerent। जो पुलिस ने बताया कि जो जॉर्ज था वो क्या था, उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी, और वो क्या था, बहुत लड़ाकू था। उस जो एग्जाम्पल्स के लिए जॉर्ज लिखा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ही इज़ ऑलवेज वेरी belligerent टूवर्ड्स मी। वो हमेशा मेरे प्रति कैसा रहा, बहुत लड़ाकू रहा है। उसका जो उसके दृष्टिकोण है वो मेरे लिए कैसा, लड़ाकू जैसे। bemused क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में विशेषण होते हैं, उसकी तरह से यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है विचार शक्ति हर लिया। विचार शक्ति हर लिया इन द सेंस वो अपने थॉट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, वो कंफ्यूज है, पजल्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी कह रहा मैं हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये जो कंफ्यूजिंग वाला, जिनका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर नहीं होता, उसको बोलते हैं कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, पजल। द ओल्ड मैन सैट bemused इन द विंटर सनलाइट। और जो ओल्ड मैन, बुजुर्ग इंसान कोई भी, वो बैठे और bemused, और उन्होंने बस अपनी सोचने विचार में वो बहुत कंफ्यूज से थे, और वो कहाँ पे बैठे, सनलाइट में। मैनी पीपल्स आर bemused बाय द ड्यूअल सिस्टम ऑफ मेजर। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये ड्यूअल सिस्टम है, मतलब क्या कहा जाए ना, दोहरी मापदंड किसी भी तरह का हो, अगर गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर के अगर कहें, उससे बड़े परेशान है।
क्या है, उनका जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अभी तो कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई, उसमें बताया जा रहा बहुत ही बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए इस वजह से। 2 साल से एग्ज़ाम रुका हुआ है और फिर अचानक से न्यूज़ आई कि अब उसमें जीएस भी ऐड हो जाएगा। तो 2 साल से जब एग्ज़ाम्स जो बच्चे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपने वो सिलेबस नहीं ऐड किया, पर अचानक से आपने इस चीज़ को ऐड कर दिया। तो बच्चे जिन्होंने पुराने एग्ज़ाम्स में फॉर्म भरे हुए हैं, वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर क्या होता है? ये एक नाउन होता है जो कि दान देने वाला, दान करता, जो बहुत गिफ्ट फॉर्म्स में आपको आपकी मदद करता है। ओके, वन हु प्रोवाइड्स हेल्प, जो क्या करता है? मदद करता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन। फिलैंथ्रोपिस्ट, गुड समैरिटन, सिंपैथाइजर, वेल विशर, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो जिस तरह के लोग होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सिर्फ, और ये जो लिटरली होते हैं, जिस जो देने वाले लोग होते हैं, ये इंटरनली बहुत अवेकनिंग होती है इनकी, कि अपने आप से मदद करते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो मदद कर रहे हैं आपकी, अगर आप भी करते हैं किसी की मदद, तो वो चीज़ आपके अंदर पॉजिटिवली एग्जिस्ट करती है। अनदर थिंग इज़ दैट, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो प्लीज़ उसको जताइए मत बहुत ज़्यादा कि आपने उसकी मदद किया है, फिर वो मदद नहीं लगेगी। सोनम वॉज अ जनरस बेनिफैक्टर टू द लाइब्रेरी। जो सोनम थी वो क्या थी? बहुत ही जनरस थी, बहुत दयालु थी, देने वालों में से लाइब्रेरी के लिए। अगर उसने किसी भी तरह का एफर्ट्स किया, मैं कहती हूँ सिंपल सा, बाइबल में एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। दैट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ सैमुअल, जो कि परमेश्वर से मांगा हुआ था कैरेक्टर, और वो चर्च में, वहाँ चर्च की साफ सफाई करता था। तो परमेश्वर ने उसको चुना। वो बहुत कम उम्र का था, बहुत छोटा सा था बच्चा, और उसको खुद ही नहीं पता था कि वो चुना हुआ है। तो आपके स्मॉल एफर्ट्स अगर किसी की मदद करने में सहायता करें, तो वो किसके लिए हो जाएगा? बेनिफैक्टर, उसमें आप कंसीडर होगे। ओके, इन हिज ओल्ड एज ही बिकेम अ बेनिफैक्टर ऑफ द आर्ट। और अपनी बुजुर्ग एज में वो क्या बन गया? आर्ट्स को देने वाला, किसी भी कला को देने वाला एक दानकर्ता बन गया। और आप लोग, क्योंकि एजुकेशन नाम पे ही चैनल है, एजुकेशनल ही वीडियोस अपलोड होते हैं, तो कोई इसमें मैं बहुत क्या कहा जाए, क्योंकि वोकेबलरी ले रही हूँ तो सिर्फ वोकेबलरी ही, और स्पेशली एग्जाम से रिलेटेड ही वोकेब सेशंस हो रहे हैं। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ना है लिटरली, वो ही इस तरह की वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप लोग को सीखना है, पढ़ने के साथ साथ अगर आपको सीखना है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। बेनेवोलेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भलाई करने वाला, बहुत ही जो जेनरस होते हैं, जो काइंड होते हैं, जो एम्पैथेटिक होते हैं, जो गुड डीड्स पे बिलीव करते हैं। और वो बिलीव नहीं करते प्रिटेंड करने के लिए नहीं, वो इंटरनली होते हैं, उस तरह की मदद करने वाले होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, काइंड होते हैं, और उनकी अच्छाई को लोग बहुत गलत तरह से उनके साथ मिसबिहेव कर देते हैं, उनके इस अच्छे व्यवहार को, और जिसकी वजह से कई बार उनको बहुत ही हर्ट भी होना पड़ जाता है। सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। आई डेफिनेटली आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट दोज हु आर लाइक दैट, क्योंकि मैं आजकल जो जिस तरह का सिनेरियो में मैं देखती हूँ, पीपल आर एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड स्टिल फ्यू आर देयर, तो वी शुड अप्रिशिएट। ओके, टेंडर होते, टेंडर मतलब बस सॉफ्ट, काइंड हार्टेड और ग्रेशियस होते हैं। तो इस तरह के अगर आपके आसपास लोग हैं या आप खुद हैं, अप्रिशिएट कीजिए। कोई आपको नहीं करता, आप खुद को खुद कीजिए, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ड इज़ ऑलवेज बेनेवोलेंट टुवर्ड्स हिज कंट्रीमैन। जो एडवर्ड था, वो अपने साथ के जो कंट्रीमैन, जो उसके साथ के जो और लोग थे, उनके लिए वो क्या था? बहुत ही परोपकारी या भलाई करने वाला व्यक्ति है। सुषमा बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेनेवोलेंट पावर। सो आई, मैं भी इस चीज़ में बहुत ही बिलीव करती हूँ। और ये मैं नहीं बिलीव करती हूँ, जो लोग लिटरली इस पावर को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंटरनली मॉरली और क्या कहूँ, स्पिरिचुअली बहुत वेल अवेकन होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ आज हम जो बो रहे हैं, वो हम लाइफ में, हमारे आने वाली पीढ़ी, सब हम एक ना एक टाइम आता है हम लेते हैं। तो आप बस काम कीजिए। बहुत अच्छा एक मुझे श्लोक लगता है, मुझे वो एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं, बस मुझे उसका अर्थ पता है कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, और काम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में करो। काम करने का मतलब ही नहीं आप काम किए जा रहे हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो एक सही उसमें काम करिए। एंड इस तरह के एटीट्यूड को ज़रूर रखिए, माइंडसेट अपना ऐसे ही रखिए। एंड आज का लास्ट वर्ड है बिनाइन। इट इज़ नॉट बिनाइंग, इट इज़ बिनाइन, है ना। इसमें जी साइलेंट होता है,
बिनाइन का यूज़ कब होता है? ये बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, सौम्य होता है, अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बिनाइन ट्यूमर का भी क्या कहा जाए एग्जांपल दिया है, क्योंकि जब हम ट्यूमर सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार होता है बिनाइन का जो कि अच्छा ट्यूमर होता है, जो कि मैलिग्नेंट नहीं होता, जो कि खतरा नहीं होता, इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, दैट इज सौम्य और जेंटल, अच्छा, जो कि अगर हम ट्यूमर के लिए कहेंगे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि पेनफुल बहुत होता है। जेंटल, नॉट हार्मफुल, काइंड, माइल्ड, अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का मतलब जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, जिसको खुद की नहीं सिर्फ कि मैं कुछ हूँ, सिर्फ मेरा अच्छा होना चाहिए, वो वाला नहीं एटीट्यूड। बेनेवलेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, ग्रेशियस, लिबरल। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब बिनाइन के एग्जाम्पल हैं। मैं आपको दोबारा से बोलूँ, इट इज़ नॉट बिनाइन, इट इज़ बिनाइन, जी साइलेंट होगा इसमें। मार्था इज ए बिनाइन ओल्ड लेडी। जो मार्था थी वो कैसी थी? बहुत ही सॉफ्ट, अच्छी बुजुर्ग महिला है। सॉरी, नॉट थी, है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में। अब बिनाइन ट्यूमर विल नॉट कॉज यू एनी फैटल हार्म। और जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो किसी भी खतरनाक, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता, बहुत खतरनाक नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो होता है तकलीफदायक होता है, और लॉन्ग टाइम तक आपके अगर बॉडी में, तो आप उसको लिटरली सफ़र करेंगे उससे, बट वो खतरनाक आपकी ज़िंदगी को नहीं लेगा, या आपकी बॉडी पार्ट से उसको निकाला जा सकता है। इज बिक्वेस्ट, व्हाट इज इट? इसका अर्थ, इसको कैसे बोलेंगे हम? बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट क्या होता है? ये एक नाउन है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे वसीयत। वसीयत होती है जो हमारे को अपने फैमिली में कोई भी बुजुर्ग इंसान देता है, या हमारी अपनी खुद की पर्सनली जो हमें अपने जनरेशन से मिली हुई होती है। समथिंग लेफ्ट टू समवन इन अ विल, जो किसी की, मतलब क्या कहा जाए, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, मतलब जब वो गुजरते हैं तो हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं कि ये इस वसीयत, इसमें मेरा ये बेटा या मेरी बेटी या किस कोई भी इंसान के लिए वो दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटा बेटी के लिए होती है, जिनके पास बच्चे नहीं होते वो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो उसे बोलेंगे हम वसीयत। इसको हम लेगेसी बोलेंगे, इसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको हम सिलेबल्स में भी डिवाइड करते हैं, जो कि मैं डेली सिखाती हूँ। सिलेबल, अब आप कहेंगे मैम सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं उसको, सॉरी, सिलेबल का दूसरा वर्ड होता है, पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हम उनको अंश में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे हम पैसे का डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए बोलते किस तरह से, इन हैरी टेंस, तो ये 3 सिलेबल्स में हो गया। ऐसे ही जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो हम इस तरह से वर्ड्स को डिवाइड करके डिफिकल्ट वर्ड्स को इजी बना सकते हैं। इंडाउनमेंट, स्टेट, हेरिटेज, ये सब इसी के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स है। ओके, अब अगर सिमिलर वर्ड्स ये हैं तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब वो जो इसके अपोजिट वर्ड, जैसे डिसहेरिटेंट और डिसेबल, ये इसके क्या है? ये इसके एंटोनिम्स हैं। डिसहेरिटेंट जो वसीयत में ना हो, डिसेबल मतलब जो बेकार हो, इस तरह से जो नेगेटिव वर्ड्स है इसी से रिलेटेड जो उसके अपोजिट वर्ड है उनको हम बोलेंगे। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम बिक्वेस्ट का यूज किस तरह से उदाहरण में कर सकते हैं, और आप खुद भी इस तरह के वर्ड्स को किस तरह से एग्जाम्पल्स में बनाएंगे, इस तरह के वर्ड को किस तरह से अपने उदाहरण में बनाएंगे। मिस्टर महेश्वरी लेफ्ट अ बिक्वेस्ट टू ईच ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। जो मिस्टर महेश्वरी हैं या कोई भी इंसान अपने पोतों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए काफी क्या छोड़ के चले गए? वसीयत, जो भी उनकी जायदाद थी वो उनको छोड़ के चले गए। दिस इज हिज बिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस, और ये क्या है? उनकी पूरी वसीयत या उनका पूरा जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कमाया वो हम सबके लिए है। लोग जिंदगी में मेहनत करके कमाते हैं और लास्ट में किसी और को देके जाते हैं, ये इसी को बोलते हैं बिक्वेस्ट। चलिए, तो ये हमारा 122 वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलेंगे ब्रिफ्ट। ब्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो किसी की विशेषता, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है दीवाना पागल। दीवाना पागल का मतलब कि कोई इतना दुख मिला है या किस तरह का, कि नॉर्मली इंसान का जो सोचने का तरीका है वो नेगेटिव बहुत हो गया है, ठीक है, उसको आप उस तरह से मत लीजिएगा कि अरे हम बहुत अलग तरह से चीजों को ले लेते हैं। तो इस चीज का अर्थ समझिएगा। ब्रेफ्ट का मतलब डिप्राइव्ड और लेफ्ट डिसोलेट, स्पेशली थ्रू डेथ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये दीवाना पागल जब कोई इंसान के गुजरने का, दुख का, तकलीफ का, या किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है, उसमें इंसान के किस तरह का क्या हो जाता है, जिस तरह की कंडीशन हो जाती है, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? बैंकरप्ट। जैसे बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो गया, तो उसमें हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं। वांटिंग, किसी चीज की इच्छा के लिए। इन नीड ऑफ, लैकिंग, विदाउट लव, जब किसी को
टाइम से प्यार नहीं मिलता है। प्यार का मतलब सिर्फ वो रोमांटिक लव नहीं, प्यार का मतलब फैमिली में प्यार, फ्रेंड्स के थ्रू प्यार, आसपास की सर्कल में प्यार। तो वो प्यार को हमेशा एक ही टर्म में मत समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। तो आप उस जो इसका मीनिंग है उसको समझ करके, या समझने का अर्थ का मतलब ये हो जाएगा सीख, जब हम समझते हैं वो शब्दों को तो उससे हमें याद जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब इसका विलोम क्या होगा? जो बहुत लव्ड है, जिसको बहुत प्यार मिला है। या इलेटेड, इलेटेड का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत खुश है तो हम किसका यूज करेंगे? इलेटेड का यूज करेंगे। ही वाज अटरली ब्रेफ्ड व्हेन हिज वाइफ डाइड। वो बहुत ही, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जन, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो गया, वो दुखी हो गया जब उसकी वाइफ गुजर गई, तो वो बिल्कुल पागलों की तरह दुखी हो गया। ठीक है, एंगर ब्रेफ्ड हिम ऑफ हिज वर्ड। और जो जो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, उसे शब्दों से वंचित कर देता है। ये बात सच है, क्योंकि इमोशंस हमारे अंदर, चाहे वो इमोशंस एंगर के रूप में हो, चाहे वो लव के रूप में हो, हेट के रूप में हो, आपकी एंजाइटी हो, ये सब चीजें हमारी जो कंसीडर होती हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है कि गुस्से की वजह से हम शब्दों का चयन सही नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ब्रेफ्ट का यूज कर सकते हैं। बीसेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है घेर लेना या धावा करना। ठीक है, चारों तरफ से किसी ने घेर लिया आपको। टू हरेस, किसी का हरेस करना, हरेस को बोलेंगे जैसे किसी ने किसी का शोषण किया या किसी को डराया, धमकाया। ओके, टू सराउंड, टॉर्मेंट, टॉर्चर, रैक, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लैरिफाई और क्लियर अप। इसके साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं बहुत सॉफ्ट, ब्राइटन, मतलब इसके अपोजिट बहुत पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। Now let's talk about the example. The enemy beset the town with a strong army. जो enemy से, जो दुश्मन सेना थी, उसने क्या किया? जो पूरे शहर को चारों तरफ से धावा कर दिया। We were beset by enemies, और हम किससे घिरे हुए हैं? हम शत्रुओं से घिरे हुए थे, because it was written were. Now 124, ये इसको भी अगर देखिए बोलने में, ये किस तरह से आप कैसे बोलेंगे? ब्लास्फेमी। ये PHE का मतलब फ, आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस करिए, क्या होगा? ये पी नहीं बोलेंगे, फ में आएगा, क्योंकि इस तरह से वर्ड है, लिखा हुआ है, तो आप वर्ड्स को अच्छे से सही तरह से प्रोनाउंस करना जरूरी है। ब्लास्फेमी, ये है एक, क्या है? ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करते हैं, जो ईश्वर को क्या कहते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। कहते हैं कौन ईश्वर है, हमने तो ईश्वर को देखा नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, या जिनको बिलीव नहीं होता है, या जिनको क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, उस तरह के लोगों के लिए, जो इररेवरेंस में आते हैं, एंड इंसल्ट टू समथिंग हेल्ड सैक्रेड, जो भी पवित्र काम हो रहा है, किसी भी धर्म के लोगों में काम हो रहा है। देखिए, ये याद रखिएगा, किसी एक धर्म की बात की हो रही, कोई भी धर्म का काम हो रहा है, और जो कि बहुत ही सेक्रेड काम हो रहा है, पवित्र काम हो रहा है। शायद अगर कोई जन दूसरे के नजर में शायद उसको लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, पर हमारे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, जैसे हम खुद को और अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर हमारा नजरिया उस तरह का, अगर हम दूसरे के भी रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम कभी भी इस तरह के इंसान नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, हमारी आत्मा से रिलेटेड होता है। प्रोफैनिटी, स्वेरिंग, कर्सिंग, इम्पाइसनेस, ये जिनके अंदर बिल्कुल अपवित्रता होती है। ठीक है, मर्डर एंड ब्लास्फेमी आर मॉर्टल सिन, और जो मर्डर, मृत्यु करना, और किसी को जान से मार देना, और ईश्वर की निंदा करना, किस तरह के सिन है? मॉर्टल सिन है। मॉर्टल सिन किस तरह के होते हैं? जो कि बहुत घातक होते हैं, जो कि नश्वर होते हैं। ओके, इमॉर्टल का अपोजिट होता है मॉर्टल। देयर कॉन्वर्सेशन वॉज फुल ऑफ ब्लास्फेमी, और जो उनका जो कॉन्वर्सेशन था, जो उनकी बातचीत थी, वो कंप्लीटली बुराई से रिलेटेड थी, नेगेटिविटी से रिलेटेड थी। और वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो बुराई थी, वो धर्मों की लड़ाई थी। अगर आज की डेट में अगर हम देखें, तो हमारा जो देश, जो बिल्कुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, सारे लोग के अंदर मोहब्बत है, केयर है, सब कुछ है, लेकिन लोग धर्म, जात और रिलीजन बेसिस पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फील करा रहे हैं कि किस तरह से तोड़ा जाए, और किस तरह से अपने को प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन जो समझदार इंसान होता है, जिसको पता होता है इसकी क्या वैल्यू है, धर्म की वैल्यू कभी भी किसी भी रिलीजन को सिर्फ एक एम्पावरमेंट करने में नहीं होती। धर्म की वैल्यू सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट धर्म में आ जाता है, वो आपकी ह्यूमैनिटी आती है। अगर आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी है, अगर आपके अंदर मानवता है, तो जो भी आप धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। आप अगर हिंदू हैं,
अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप सिख हैं, या आप जैन हैं, या बौद्ध हैं, या कोई भी धर्म के हैं, मैं कहती हूँ आप कोई भी धर्म के हैं, ये वीडियो कोई भी जन सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप ये याद रखिएगा, आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप उस धर्म की टीचिंग्स को कंप्लीटली पॉजिटिवली प्रूव कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली मिला क्या है। ठीक है, तो दैट्स इट। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को देखा है और लोग होते हैं इस तरह के, तो कृपया आप ना बनिएगा। नाउ 125 ब्लैटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैटेंट? ब्लैटेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जबरदस्त, प्रबल या बहुत शोर मचाने वाला। ठीक है, बहुत शोरगुल वाला चीज जो होती है, जो बहुत नेगेटिव में भी आ जाएगी। एग्जैक्टली। अनप्लेजेंटली और ऑफेंसिवली नॉइसी, देखिए मैंने पहले बोल दिया। ग्लेयरिंग, अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, ओपन, ट्रांसपेरेंट। देखिए शोर मचाने वाले को कभी कभी नो डाउट नेगेटिव टर्म में कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी भावनाओं को लेकर के इतने स्ट्रांग ओपिनियन रखने वाले होते हैं, ओपिनियटेड होते हैं कि उनको नेगेटिव टर्म में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो इस वाले वर्ड को हम कहीं ना कहीं इन तरह से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है डल और कलरलेस। मतलब जो बहुत डल होते हैं, सुस्त होते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत मोनोटोनस होता है, बिल्कुल कलरफुल नहीं होते हैं, लाइफ को जीने की एक इच्छा कम होती है, या सिर्फ एक तरह की लाइफ जो जीते हुए आ रहे उसी पे उसके यूज टू होते हैं, उनको इसमें कंसीडर करेंगे। इट वॉज अ ब्लैटेंट लाई। और वो किस तरह का झूठ था? वो बहुत ही गलत झूठ था। एक छोटा सा हमने कह दिया कि हमने झूठ बोला, लेकिन आपको एक झूठ से किसी की जिंदगी के ऊपर कितना गहरा असर पड़ रहा है, दैट इज मैटर अ लॉट। तो ब्लैटेंट का यूज यहाँ पे झूठ के पर्पज से हुआ है। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं झूठ और कहते हैं मैंने तो सोच में नहीं बोला था, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान किस तरह का है, शायद वो आपसे इतना प्यार करता है या आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि आपका एक छोटा सा झूठ उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। द ड्रग डीलिंग वॉज वन सो ब्लैटेंट। और जो नशीली दवाओं का व्यापार था वो बहुत खुलेआम था। तो ब्लैटेंट का यूज जबरदस्त, प्रबल या खुलेआम, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ब्लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइट? देखिए जब मैंने इस वर्ड को देखा ब्लाइट, तो मेरे दिमाग में आया ब्राइट जैसा साउंड, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव वर्ड लगा। लेकिन जब मैंने इसका मीनिंग देखा तो पता लगा इसका मतलब होता है नुकसान। कितना पाला, कितना मुझसे कभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है ये सब बकवास होती है बोलने के लिए नेगेटिव वर्ड। ये एक नाउन है। डिसीज, अ डिसीज इन प्लांट्स, ये बात सच है, ये प्लांट की एक डिसीज के लिए भी इसका यूज होता है। एनीथिंग दैट इंजर्स और डिस्ट्रॉय, कैंकर, इन्फेस्टेशन, ये सब इसी के क्या है, सिनोनिम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसका अर्थ लेके आते हैं, नुकसान का, पाला का, दुख का, इंजरी का मतलब घाव का। अगर बाई चांस पौधों में भी किसी तरह की डिसीज हो गई है तो नुकसान हुआ है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, हैप्पीनेस, क्योंकि नुकसान है तो फायदा क्या होगा, खुशी से। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ब्लाइट in our country, sorry it is not on, it is in our country, ये होगा हमारा in। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आज की डेट में लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। प्लीज इसको ऑन नहीं, इन रखिएगा। मैंने इसको इरेज कर दिया, आइए एन है। सो द एप्पल क्रॉप वॉज वाइप्ड आउट बाय ब्लाइट। जो एप्पल की जो फसल थी वो पूरी तरह, सेब की जो फसल थी वो पूरी तरह क्या हो गई, रोग से, कोई भी डिजीज हुई उससे पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो गई। वाइप्ड आउट मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गई। 127 ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जिंदा दिल, प्रसन्नचित, हंसमुख व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर ये तरह की क्वालिटीज होती है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या उसके लिए यूज किया जाता है। केयर फ्री, चेयरफुल, अनकेयरिंग, केयरलेस, कैजुअल। कहते हैं ना आजकल बहुत कैजुअल डेटिंग हो गई है। कैजुअल डेटिंग का मतलब केयर फ्री, जिनको ज्यादा चिंता नहीं है। क्या है इसका, अनहैप्पी और डिप्रेसिंग है, या या कंसर्न है। कंसर्न मतलब ओवर कंसर्न, ज्यादा चिंता करने वाला। तो ये नेगेटिव, इसके क्या है, अपोजिट टर्म है, जो कि नेगेटिव एक तरह से बोला जाएगा। अ ब्लाइट हार्ट मेक्स अ ब्लूमिंग वेसेज। और जो वेसेज का मतलब होता है चेहरा, फेस। ओके, तो जो खुशनुमा, हंसमुख जो दिल होता है, जिसका प्रसन्नचित दिल होता है, उसके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से है, ब्लूमिंग फेस है। मतलब बहुत, आप चेहरे को देख करके पहचान सकते हैं कि वो कितना खुश है। शैले, पीबी शैले की बात यहाँ हो रही है, जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स के फ्रेंड भी थे ये। और ये कहते हैं, जो इनका वर्क था, पोम थी टू अ स्काईलार्क, उसमें बोलते हैं ये जो स्काईलार्क है वो क्या है, एक ब्लाइट स्पिरिट है, बिकॉज ऑफ इट्स
हैप्पी हैप्पी सॉन्ग, क्योंकि उसके अपनी खुशी जो गाना गाती है उसकी वजह से ये क्या है, एक खुशी वाली आत्मा है। पीबी शैले भी बहुत ज्यादा टाइम तक वो भी नहीं ज्यादा जिए थे, जैसे जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में, आई थिंक जॉन कीट्स 25.5 ईयर्स में गुजर गए थे, तो पीबी शैले भी अपनी शायद 30s की एज में ही गुजरे हैं। और अब हम आ जाते हैं 128 वर्ड पे। देखिए बोल देखने में तो ये ऐसा लग रहा है हम इसको किस तरह से बोलेंगे, पर इसका नाम होता है बोर्जुआ। क्या बोलेंगे हम इसको? बोर्जुआ। बोर्जुआ ये एक एडजेक्टिव है, पूंजीपति, संपत्ति जीवी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर हम संपत्ति जीवी की बात करेंगे तो हम किनको कह सकते हैं? हम आज की डेट में अंबानी को कह सकते हैं, हम आज की डेट में रतन टाटा जी को बोल सकते हैं। रतन टाटा जी तो मुझे खुद मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट है। और बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति टाइप के, जो पूंजीपति होते हैं, उनको बोलेंगे। अच्छा, बोर्जुआ का जो सिमिलर मीनिंग्स हो जाते हैं वो आमतौर पे अपमानजनक में इनका यूज किया जाता है, जैसे लिखा है ना, यूजली इन पेजोरेटिव सेंस में, मिडिल क्लास में। कन्वेंशनल का मतलब जो होते हैं जो कि परंपरागत काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, एग्जैक्टली। कंजर्वेटिव भी होते हैं, कन्फॉर्मेटिव होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। ये सब इसके सिमिलर मीनिंग ही होते हैं, ठीक है। और इनके जो एंटोनिम्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इनके एंटोनिम्स होते हैं वो लोअर और अपर क्लासेस के बारे में बताते, मतलब कि कंप्लीटली अपोजिट। ये जो टर्म होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन ही एडजेक्टिव है, इसको जिस तरह से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी रिजेक्टेड हर पेरेंट्स कन्वेंशनल बोर्जुआ लाइफस्टाइल, और उसने अपने पेरेंट्स की जो भी पुरानी या परंपरागत पूंजी या संपत्ति जो भी थी उस लाइफस्टाइल को, पूरे उस लाइफस्टाइल को उसने कंप्लीटली लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा मेरा आज का समय मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल जीऊंगी। ही हैड अ पेटेंटेड बोर्जुआ मेंटालिटी, और जो उसकी जो मानसिकता थी वो पूंजीपति वाली जो सोच थी, उसकी उस तरह की सोच थी। बोवाइन क्या होता है? देखिए, बोवाइन अगर हम बोलेंगे तो बोवाइन एक तरह की एक नस्ल होती है जो गाय में पाई जाती है और कैटल से रिलेटेड होती है। कैटल जो गायों से रिलेटेड होती है, लेकिन इसका अगर हम यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव है, तो इसको यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे ये मैटर करता है। काउ से रिलेटेड होती है, काउ लाइक होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसका एंटोनिम होता है लिवली और कलरफुल। गाय कैसी होती है? बहुत सीधी होती है, बहुत, मतलब गाय के लिए हम कितने उनके जो जहां हम गायों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं ये बहुत हानिकारक नहीं है। जैसे अगर हम शेर की बात करते हैं तो गाय के बारे में बात करेंगे, तो गाय जैसा का मतलब एक स्वभाव में अगर उस तरह का जेनरसनेस दिख जाए आपको, तो उसके लिए हम बोवाइन नेचर का बारे में बात करेंगे। लाइक ही वॉज अ जेंटल, वो कैसा था? एक बहुत सज्जन था, बल्कि कैसा भी था, एक दयालु भी था। बोवाइन मैन था। बोवाइन का मतलब बहुत सज्जन भी था और दयालु भी था। समझ में? गायों को किस तरह से देखा जाता है कि वो दयालु होती है, किसी को ऐसा नहीं है कि एकदम आप सारी गायों के बारे में बात कीजिए कि मैम ऐसा नहीं है, कुछ गाय बहुत खतरनाक भी होती है। देखिए, एक्सेप्शनल की बात नहीं हो रही है, जो पूरी एक क्लास को कंसीडर करके बात कर रही हूं मैं। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इज अ प्रोग्रेसिव वेस्टिंग डिसीज। अच्छा, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो एक टीबी का एक प्रकार होता है, जो कि फेफड़ों में भी होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में भी हो सकता है। तो ये क्या है? बॉडी को बर्बाद करने वाली एक बीमारी है, प्रोग्रेसिव है, मतलब बढ़ती है और इससे इंसान खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसको सही इलाज नहीं होगा तो इंसान गुजर ही जाएगा। ये है आज का लास्ट वर्ड, ब्रीविटी का मतलब क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संक्षिप्तता। जैसे जो भी आपको अगर बाई चांस कोई आंसर लिखना है, आपको उसमें लिखा आपको 20 और 30 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट करना है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ब्रीविटी बोलेंगे, संक्षिप्त, कम शब्दों में बोलिए। ब्रीफनेस, कॉम्पैक्टनेस, कॉम्प्रेंशन, पॉइंटेडनेस, ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे? ब्रीविटी में आ जाएंगे। इसका जो एंटोनिम होगा टॉलनेस, शॉर्टनेस, मतलब ये इस तरह के जो वर्ड है, एंटोनिम का मतलब अगर ब्रीफ की बात की जा रही है तो संक्षिप्तता में आ जाएगी, लेकिन जो इसके विलोम में बात की जा रही है वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये इसके एंटोनिम्स में आएगा। ओके, एंटोनिम जो उसके विलोम शब्द में आएंगे। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश की जो आत्मा है वो क्या है? संक्षिप्तता है। His essays are models of clarity and brevity, और उसके जो निबंध है, किसके निबंध? अगर मैं निबंध की बात करूंगी तो जो वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस थे वो कौन थे? हमारे चार्ल्स लैम्ब थे। तो उनके अगर हम ऐसे की बात कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि उनके ऐसे बहुत फेवरेट और बहुत ही ज्यादा क्या कहा जाए अच्छे ऐसे उन्होंने लिखे हैं, चाहे वो ड्रीम चिल्ड्रन हो, चाहे वो मॉडर्न गैलेंट्री हो। मुझे मॉडर्न गैलेंट्री बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से बताया है
कि उस समय के जब वो थे उस समय में किस तरह से लोग प्रेजेंट करते थे। तो उनके जो एसेस थे मॉडल्स ऑफ क्लैरिटी और ब्रिविटी मतलब संक्षिप्तता से भरे हुए थे। इज 131 130 वर्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। साथ के साथ इसी वर्ड पावर मेड डिक्शनरी से एक फर्स्ट सेशन था जिसमें पर्सनालिटी और उसके टाइप्स के बारे में बताया गया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनालिटी और उसके ट्रेट्स के बारे में पता लग जाएगा। तो आपको पर्सनालिटी और उसके टाइप्स अलॉन्ग विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको सीखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 131 दैट इज ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है? तो ये जो शब्द हैं, जो भी वर्ड्स जो सिखाए जा रहे हैं, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है, या अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, जो स्पेलिंग का पोर्शन होता है उसमें आते हैं इस तरह के वर्ड्स, चाहे वो अनसीन पैसेजेस हो, चाहे वो हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, कोई भी तरह के वर्ड हो, उसमें आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स मिल जाएंगे। तो हम इन डिफिकल्ट वर्ड्स को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हर शब्द स्पेशली नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं इनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वोकैब सेशन में यूज होते हैं। तो ये ब्रोच क्या है? ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब कोई भी तरह की क्रिया, कोई भी काम किया जाता है। जैसे सीख, कोई चीज सीखने के लिए, कोई चीज चर्चा करने के लिए। हम इस वर्ड का यूज डे टू डे लाइफ में नहीं करेंगे, पर आपको एग्जाम में मिल सकता है इस तरह का वर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? इंट्रोड्यूस, किसी चीज का इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तावना देना, और टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करना, मेंशन करना, ये किसी चीज के बारे में ऐड करना, या टू ओपन अप अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, और कोई भी तरह का विषय हो जिसकी चर्चा की जा सके, उस वर्ड को हम एक शब्द में अगर हम सम अप करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्रोच। अब इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो इनके बिल्कुल कंप्लीटली इनसे विपरीत होते हैं, लाइक रिफ्यूज और स्टॉप। यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कि किसी चीज के बारे में चर्चा की जा रही है, स्पेशली ये जो वर्ड है उन सिचुएशंस के लिए यूज होता है जिनके बारे में डिस्कशन करना थोड़ा डेलिकेट होता है। लेकिन अगर हम उसको अपोजिट वर्ड स्टॉप मतलब उसको मना करके, डिनाई करके करेंगे। ओके, तो ये तो इसके हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब इनको हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई विल ब्रोच योर आइडिया टू द कमिटी, और मैं तुम्हारा जो ये प्रस्ताव है या जो तुम्हारी जो बात है, ये जो विषय है, उसको मैं कहाँ पे कमिटी में क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। ही ब्रोचेस द सब्जेक्ट ऑफ अ लोन विद हिज बैंक मैनेजर, और वो क्या करता है? जो अपने बैंक मैनेजर है, लोन से संबंधित बात करता है। ब्यूकॉलिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि गांव और चरवाहों से संबंधित होता है। इसका अर्थ चार्मिंगली रूरल, रस्टिक, पास्टोरल, कंट्री साइड, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन, ये सारे जो वर्ड्स जो मैंने ये सारे यहाँ पे जो लिखे हैं आपके सामने, ये सब इसके ब्यूकॉलिक के ही क्या है? सिनोनिम्स हैं, जिनका अर्थ गांव, चरवाहों या देहात से संबंधित जो जीवन का वर्णन होता है वो इससे में ही किया जाता है। इसका एंटोनिम क्या होता है? अर्बन होता है। अर्बन वो लोग होते हैं जो सिटी, शहरों में रहते हैं। द meadow was a scene of bucolic gaiety, और जो घास का मैदान था वो पूरी तरह से इसका bucolic gaiety का मतलब हर्ष और उल्लास का दृश्य था वहां पे। गाइटी मतलब होता है आमोद प्रमोद, एक दूसरे से मिलने जुलने का। इट इज अ bucolic refuge in the midst of a great bustling city, यह एक बड़े हलचल वाले शहर के बीच में एक गूढ़ आश्रय स्थल है। तो यहाँ पे देखिए bucolic का यूज हुआ है। ब्यूरोक्रेसी, अब देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? इसको ये क्या कहा जाए, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है तो आप इसको बीच में सिलेबल्स के दो पार्ट्स करके आप क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के होते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई होते हैं, उनको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाउन है। अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही, ये रिपुटेशन गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल। जो स्टेट ऑफिशियल होते हैं उनके थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं, ना कि सिलेक्टिव और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, क्योंकि इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू होते हैं और जो भी हम नेताओं को देखते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करके निकलते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे आप यूपीएससी की अगर इनकेस तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम से जो कि अधिकारी पक्ष से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे इन तरह के वो लोग होंगे ब्यूरोक्रेट। ओके, ब्यूरोक्रेसी को अगर हम एंटोनिम बोलेंगे तो ये हो जाएगा एडोक्रेसी। एडोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल जगह देखी जाती है, या जहाँ पे कोई भी तरह का फॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, उसको बोलेंगे।
ब्यूरोक्रेसी इज अ कैंसर ऑफ आवर सोसाइटी। ब्यूरोक्रेसी, अगर अधिकारी अच्छे नहीं हैं तो वो सोसाइटी के लिए क्या हो जाएंगे, वो सोसाइटी के लिए जस्ट लाइक अ कैंसर, जो कि एक बहुत ही बुरी बीमारी होती है, जिसकी वजह से पूरा समाज एक समय के बाद खत्म हो जाएगा अगर ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं हैं तो। तभी एग्जाम्स क्वालिफाई किया जाता है, और उसमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई के साथ साथ आपके पर्सनल, मॉरल, आपकी इंटेलेक्चुअल सब चीज़ों को, ऑल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, तभी ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं। दे आर फेस विद द माउंटेन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ जैसे अधिकारी तंत्र का सामना किया है। बोर्जियन, बोर्जियन क्या है? बोर्जियन ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिया। तेजी से बढ़ना, ये बहुत बिल्कुल खिला हुआ, ओके, लाइक टू एक्सपेंड, टू फ्लोरिश, ग्रो रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली, स्प्रिंग अप, जिसका एकदम विकास जल्दी जल्दी होता है, बड़ा खिला हुआ है, आप देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी चीजें बढ़ रही हैं, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं? बोर्जियन का यूज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होता है? श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है सुकड़ने का, झिझकने का, अपने आप को ज्यादा अच्छे से अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे आ जाएगा किसका यूज? श्रिंक का यूज। श्रिंक का मतलब है सुकड़ना होता है। आर कंपनीज बिजनेस इज बर्जिंग नाउ, और हमारी आज कंपनी का बिजनेस क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए बर्जिंग ये किस तरह से यूज हुई? एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो देखिएगा जो भी वर्ड है उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है। प्लांट्स बर्जन फ्रॉम एवरी अवेलेबल स्पेस, जो प्लांट होते हैं जहाँ सही वातावरण मिलता है, सही अवेलेबल प्लेस होता है, वहां पे क्या होते हैं? प्लांट्स बढ़ते हैं। बर्लक्स, बर्लक्स एक नाउन है, कार्टून सा, कार्टून वाला, ओके, जिनका अर्थ क्या होता है? ल्यूडिक्रस मतलब ऊटपटांग। कोई चीज आप दिख रही है, आपको समझ में आ रही है, वो आपको लग नहीं रहा है कोई सिस्टमैटिक नहीं है, या मॉकिंग, किसी का मजाक बनाना, एग्जैजरेटेड इमिटेशन, अब किसी चीज का क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा नकल किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे? वो बर्लक्स में आएगा, वो नाउन है, ओके, जो कि एक संज्ञा है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत जेन्युइन होगा, आपको पता लग जाएगा अरे ये तो बहुत सच बोलता है, बहुत ही नेचुरल होगा, उसको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये किस में आ जाएंगे? ये इसके एंटोनिम या अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। आर कॉमिक प्ले वॉज बर्लिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और जो हमारा कॉमिक प्ले था, जो हमारा कॉमिक प्ले वो होते हैं जिसमें मजाक, जो प्लेज होते हैं ना, स्पेशली लिटरेचर का एक फॉर्म होता है, तो शेक्सपियर का जो वर्क था, जो एक ट्रेजेडी था, उसको हमने किस तरह से परफॉर्म किया? कॉमिक प्ले के थ्रू, जो कि एकदम कार्टून जैसा था, क्योंकि आप किसी ट्रेजेडी को आप कॉमेडी में कन्वर्ट कर रहे हैं या प्ले कॉमिक प्ले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नो डाउट कार्टून जैसी ही लगेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ हिज पोम्स आर पीसेस ऑफ बर्लिक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज्यादातर जो कविताएं हैं वो कार्टून जैसी हैं, मतलब कुछ नहीं तो दूसरे को ये इस तरह से ही कह देना। नेगेटिव रिमार्क है, नो डाउट। केडेंस, केडेंस ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है ताल, जो कि पोम से रिलेटेड होते हैं और सॉन्ग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें स्वर का घटना या बढ़ना होता है। देखिए जो रिदम है, टेम्पो है, ये मीटर है, ये पोम से रिलेटेड है। पोइट्री में मीटर्स का यूज किया जाता है, सिलेबल्स का यूज किया जाता है, ओके। रिदम, टेम्पो, ये सब स्वर ताल, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? ईदर पोइट्री से, और आप पोम कह सकते हैं, इसके साथ साथ सॉन्ग से रिलेटेड होते हैं। द द राइज एंड फॉल्स ऑफ साउंड, मैंने क्या बताया? आवाज का ऊंचा नीचे, जो मॉड्यूलेशन होता है हमारी आवाज का, जिसमें आपको भी बात कर रही हूँ, तो मैं अगर सेम टोन में बात करती हूँ, या मैं अगर कोई चीज एम्फेसाइज कर रही हूँ, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है। हम बात करते समय किस तरह से बात करते हैं, उससे पता चलता है ना कि जो भी हम बात कर रहे हैं उस पर हम कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन ऑफ द वॉइस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो एकदम ऐसे ऐसे बात आवाज का हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर एंटोनिम है इनएक्टिविटी, बिल्कुल किसी भी तरह सेम टोन ऐसे करके बात हो रही है, या ऐसे करके कोई गाना गाया जा रहा है। स्टैंड स्टिल, एक सिमिलर उसमें, तो ये उसके अपोजिट हो जाएंगे। ही रीड्स लाउड एंड द टोन इज इन कैडेंस, और वो बहुत कैसे पढ़ता है, जो रीडिंग करता है वो बहुत लाउड करता है, और जो उसकी टोन है वो किस तरह की है? आवाज में घड़, जैसे अगर हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश एलिक्यूशन होता है जब भी हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलने की स्पीकिंग के लिए बोला जाता है, स्कूल्स में होता है, तो वहां पे एलिक्यूशन होता ही है, जिसमें हम अपनी बात को बढ़ा के घटा करके जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, वो एक स्किल होता है, उसको सीखना पड़ता है, ओके। तो वो चीज का अर्थ क्या होता है? केडेंस इसके लिए यूज किया जाता है। द केडेंस वर्ड्स एंड इमेजेस विल सूट योर सोल, और जो ताल, सुर, ये और जो शब्द होते हैं और जो इमेज होते हैं, ये हमारी जो आत्मा है उनको क्या करते हैं? बहुत शांत करते हैं। हम अगर कोई गाना सुनते हैं, हम बहुत अच्छा, अगर बहुत लाइट, जिसको अगर बहुत
सॉफ्ट गाना सुनने की आदत है, तो उससे वो बहुत रिलैक्स होगा। किसी को बहुत अच्छा वैसे गाने सुनने की आदत होती है, फास्ट बीट की आदत होती है, तो वो उस तरह के, तो वॉइस मॉड्यूलेशन से हम अपनी जो क्या कहा जाए आत्मा है उसको काम करते हैं, या हम हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है हमें किस तरह के गाने पसंद है। ककॉफनी, ये क्या है? ककॉफनी। ककॉफनी क्या होता है? ये ककॉफनी, याद रखिएगा, इस तरह से डिवाइड कीजिएगा। ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है कोलाहल, शोर, धूम धड़ाक। ये जो वर्ड होते हैं ये ककॉफनी के मतलब कर्कश होता है, सच बताऊं तो। स्क्रीचिंग, जैरिंग, हार्श साउंड, वर्ड्स, मिक्स ऑफ वर्ड्स, बहुत मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि कर्कश जैसा होता है। एंटोनिम क्या होता है इसका? जो इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? क्वाइट और साइलेंट। The drivers behind him honked and cacophony grew louder. और जो ड्राइवर था, जो पीछे था, वो इतना हॉन्क कर रहा था, मतलब वो कार को या बस जो भी है वो उसको इतना ज्यादा बजा रहा था, सो उससे क्या हो गया, जो शोरगुल था वो बहुत बढ़ गया। All around was bubbling a cacophony of voices, और चारों तरफ उल्लास से भरी हुई बहुत कोलाहल या बहुत शोर शराब वाला माहौल था। 38 कजोल। कजोल क्या होता है? ये एक वर्ब है, काजोल नहीं बोलिए, समझिएगा। ये है कजोल। कजोल एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? झूठ, झुठलाना, फुसलाना, किसी को आप बहका देते हैं। लोग होते हैं मैनिपुलेटिव होते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको पता होता है, या आप घर के माहौल से बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। तो ये तरह का जो व्यवहार होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कजोल। फ्लैटर, किसी की चापलूसी कर रहे हैं। सिड्यूस, किसी को बहकाने के लिए, ठीक है। ल्यूर, to pursue someone to do something he or she doesn't want to do। किसी को आप फुसला रहे हैं कुछ ऐसा काम करने के लिए, कोई बात नहीं, सब करते हैं ये वाला काम करने के लिए। चोरी सब करते हैं, झूठ सब बोलते हैं, ये वाला काम जो सब लोग करते हैं क्योंकि आप कर रहे हैं, इस वजह से दूसरों को भी हम बहका रहे हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कजोल का यूज करेंगे। देखिए हमेशा याद रखिए, सब क्या करते हैं मैटर नहीं करता, आप सबके लिए नहीं है यहाँ पे। मैटर ये करता है कि आपको क्या करना है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बैड और बुली। क्योंकि ये जो वर्ड्स है, क्या कहा जाए, फुसलाना, बहकाना, ये कहीं न कहीं सामने वालों को एक तरह से बहुत सॉफ्टली किए जा रहे हैं। किसी को हम बहका रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत हार्श ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्यार से समझा रहे हैं। इसका जो एंटोनिम क्या होगा? वो बैड होगा, बुली होगा, हरास होगा, जिसमें बहुत नेगेटिव एक्शंस, बिहेवियर शो हो रहा है। तो इसलिए ये इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। कोई भी नाम यहाँ पे है, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नाम्स यूज होते हैं, नेम्स यूज होते हैं। अर्पित रियली नोज हाउ टू cajole people into doing what he wants। अर्पित कोई भी जन है, वो बहुत अच्छे से जानता है उसको अपनी बात को किस तरह से मनवाना है दूसरों को। मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं, वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी बात को मनाने के लिए अपनी ऐसी बातें इतनी अच्छे से बोलेंगे कि सामने वाला कहेगा जो सर कह रहे हैं बस वही सही है, वो वाला हिस्सा। तो ये टैलेंट कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत है। He managed to cajole Hayden to take part in the program। और उसने मैनेज किया, उसने उसको क्या कहा, क्या जाए, उसने उसको कन्विंस किया हेडन को, कि उसने उसको फुसलाया कि आज की प्रोग्राम में वो पार्ट ले। ठीक है। कैलो। कैलो क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनुभवहीन, जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, अनाड़ी, या जो जिनका तजुर्बा नहीं होता, उनको बोलेंगे हम कैलो। जो एकदम न्यू यूथ होता है ना, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है दुनिया का। इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस, नाइव, अनट्रेन्ड, अनट्राइड, जिसने कोई चीज का अनुभव नहीं लिया होता है, वो किस में कंसीडर होंगे? कैलो। एंटोनिम क्या होंगे? मच्योर्ड और एक्सपीरियंस। ये किसके उदाहरण है? Mark was just a callow youth of 16 when he arrived in Paris। जो मार्क था वो बहुत ही यंग, अनुभवहीन था, अनाड़ी था, एकदम बच्चा था। 16 इयर्स के ज्यादा एज के लोग नहीं होते, तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब वो पेरिस में पहुंचा था। I believed a lot of things in my callow youth that I don't believe now। मुझे अपने जो साथ में के जो अनुभवहीन लोग थे उनमें इतना विश्वास था जिनके ऊपर आज मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। ये इसका क्या बोलते हैं? कैंडर बोलेंगे। ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है खरापन या स्पष्टवादिता, मतलब बहुत क्लियर बात करते हैं, क्लियर कट बात करते हैं, और बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं अपनी बात के लिए, ऑनेस्ट होते हैं। इस तरह के लोगों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि
उनके अंदर जो सच्चाई होती है वही उनके लिए लोग उनको नापसंद करने लग जाते हैं उनकी इस चीज से। फ्रैंकनेस होती है, ओपननेस होती है, अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से कह रहे हैं, तो कुछ लोग जो उनकी इस चीज क्योंकि उनके अंदर नहीं होती है तो इस वजह से ऑफेंड भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के खरेपन की वजह से बहुत सारी चीज लोगों को ट्रिगर होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा गार्डेडनेस। गार्डेडनेस, जो इंसान अपनी बातों को कहने में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इवेसिवनेस, इवेसिवनेस मतलब टाल मटोल कर रहा है, बात को क्लियरली नहीं बोल रहा है। अच्छा, ये एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से समझेंगे? लीडर्स एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन कैंडर, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिट। जो लीडर्स होते हैं, जो भी बहुत महान नेता हैं, वो किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं? जब उनकी बातों में क्या होती है, एक तो आप बहुत अच्छे से बात करने वाली हो, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, बहुत सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, आपके कामों में आपकी पर्सनैलिटी झलके, तो वो किस में आ जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, विथ कैंडर, स्पष्टवादिता में। द स्टाइल इज मार्क्ड बाय सिंपलिसिटी, क्लैरिटी एंड कैंडर। और जो स्टाइल है, लिखने का स्टाइल हो, किसी का बोलने का स्टाइल हो, ओके, आप कह सकते हैं किसी का रहने का तरीका होता है, किसी का कपड़े पहनने का तरीका होता है, वो बहुत सिंपल है, क्लियर है, और बात करने से आपको पता लग जाए कितना स्पष्ट है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पूंजीवाद या संपत्तिवाद। जो प्राइवेट सिटीजन्स या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बोलेंगे। ओके, बड़ी ही आसानी शब्द में बताते हैं। फ्री एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सिटीजन्स। अच्छा, यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट सिटीजन, लाइक टाटा मोटर्स, रियल एस्टेट, इस तरह के जो होते हैं ना, ये होते हैं कैपिटलिस्ट। और ये इनकी प्राइवेट कंपनीज जो बिजनेस करती हैं उनको बोलेंगे। ओके, कैपिटलिज्म। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब होता है साम्यवाद। सो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन और जस्ट यूज कैपिटलिज्म इन द सेंटेंस? कैपिटलिज्म का यूज किस तरह से किया जाएगा? ध्यान रखना होगा, जो भी वर्ड है, क्या उनका सेंटेंस में यूज उसी तरह से हो रहा है जिस तरह की उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है। कैपिटलिज्म जैसे यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन ही यूज होगा, जहाँ पे भी होगा वो एज अ नाउन ही यूज होगा। कैपिटलिज्म encourages competition and individualism। जो कैपिटलिज्म होता है वो क्या करता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होता है और इस वजह से क्या होता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूव करने के लिए भी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं। ओके, द एसेंस ऑफ हिज आर्गुमेंट इज दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट सक्सीड। और जो उसकी बहस का सार था, एसेंस का मतलब होता है सार, इज दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट सक्सीड। उसका ये कहना था कि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये किसी भी तरह से, या जो भी पूंजीवादी लोग हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, सक्सीड नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। जो उसकी बहस, जो उसका आर्गुमेंट था, वो उस बेसिस पे ही था। ओके, तो बड़े सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड समझिए, जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत अच्छे से याद होंगे। आप उनको क्या कह सकते हैं, बहुत आसानी से, अगर आपको निमोनिक्स बना करके याद करना है तो आप उनको निमोनिक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ना है तो आप उनको रूट वर्ड्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ईजिली आपको थेमेटिक अप्रोच के थ्रू समझा रही हूँ, जिससे आपको एक वर्ड के साथ कई वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स भी याद हो, और उनको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज कैप्चुलेट। कैप्चुलेट क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? हथियार डाल लेना, या किसी के सामने उनकी शर्तों को मान लेना। ओके, मीन्स टू सरेंडर, गिव इन, सबमिट, यील्ड, टू गिव अप और गिव इन। मतलब कंप्लीटली आप सोच लो, किसी भी परिस्थिति में आपने अपने आप को कह दिया कि मुझे करना ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, सरेंडर कर देते हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्चुलेट। इसका अब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या है? रेजिस्ट, होल्ड आउट। मतलब किसी को बिल्कुल सामने कुछ भी कैसे भी परिस्थिति हो, अपने आप को एकदम रोके रखना है, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, वो वाला एटीट्यूड हो। रेजिस्ट करके रखना, कभी कभी ये चीजें नेगेटिव भी होती हैं। द एनिमी वॉज वॉर्न टू कैप्चुलेट। जो दुश्मन थे उन्होंने क्या किया? उनको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि क्या करें, अपने हथियार डाल दीजिए आप। ओके, वी विल नेवर कैप्चुलेट टू प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। और हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, उनकी शर्तों को नहीं मानेंगे। किस बाहर के प्रेशर की वजह से हम क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी उनकी सारी शर्तों को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से हमने कैप्चुलेट का यूज किया। 143, अगर कोई भी स्पेलिंग मतलब जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं तो आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से इजिली सीख सकते हैं। जैसे ये क्या है? कैप्रिशियस। तो आप इसको ऐसे करके डिवाइड करके आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी होगा और आपको स्पेलिंग भी याद होगी। देखिए, हम यहाँ पे स्पेलिंग भी अच्छे से अपनी स्पेलिंग का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। मनमौजी सन की जो लोग होते हैं ना उनको बोलेंगे। अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में आप बता ही नहीं सकते हैं। फिकल माइंडेड, फिकल का मतलब बिल्कुल जैसे वो स्टेबल नहीं है, उनको बोलेंगे फिकल माइंडेड। जैसे अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लग जाएंगे। इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल, अनस्टेबल, लाइकली टू चेंज एट एनी मोमेंट। देखिए ये जो तरह के जो मनमौजी टाइप के लोग होते हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। स्टेबल और कंसिस्टेंट इसके एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम मतलब इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। ही वॉज अ क्रूअल एंड कैप्रिशियस टायरेंट। वो कैसा था? एक ही बहुत निर्दयी और सन की टाइप का। टायरेंट होता है तानाशाह। वेरी कैप्रिशियस, और जो उसकी वाइफ थी वो कैसी थी? बड़ी मनमौजी टाइप की थी। ओके, तो हम किस तरह से कैप्रिशियस का यूज करेंगे? यहाँ हमने किस तरह से कैप्रिशियस का यूज किया? एज अ एडजेक्टिव, क्योंकि कैप्रिशियस क्या है? एक विशेषण है। कैरिकेचर, कैरिकेचर क्या है? ये एक व्यंग चित्र या कार्टून सा है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो मैंने वोकैब सेशंस ली हैं उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो क्योंकि हम लोग अभी सी अल्फाबेट का सीरीज सीख रहे हैं, आप सी वाले जो वर्ड्स हैं, तो उसमें ये क्या है? नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यंग चित्र या कार्टून सा। इसका मतलब होता है कोई भी मिमिक, रिडिक्यूल, मॉक, मेक फन ऑफ, कोई भी ऐसा चित्र जिसमें आप देख सकते हैं जो किस तरह का है, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, कार्टून जैसा है, उसको देख करके आपको हंसी आ जाएगी, या किसी का मजाक बनाने को भी कह सकते हैं। A portrait or description that is purposely distorted or exaggerated. ये कोई भी ऐसा पोर्ट्रे हो जिसको हम पर्पसली तरीके से नहीं बनाते, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरिकेचर बोलेंगे। ओके, एंटोनिम क्या होगा? सीरियसनेस, सीरियसनेस, गंभीर। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। She drew a wickedly funny caricature of the teacher. वो उसने क्या बनाया है? एक बहुत ही खराब फनी सा कार्टून जैसा चित्र अपनी टीचर का बनाया। बच्चे लोग कितने मतलब टीचर के गलत गलत तरह से वो बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। Picture gives a crude caricature of African history. जो फिल्म है वो अफ्रीका का एक भद्दा व्यंग प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे कैरिकेचर का योग व्यंग चित्र के रूप में हम यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, कैरिकेचर का यूज नाउन है, संज्ञा है, उसी तरह से किया गया है। 145 कैस्टिगेट। कैस्टिगेट क्या है? ये एक वर्ब है, क्रिया है। सेंटेंस में आपको ये एज अ वर्ब यूज होगा, जिसका मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, पीटना। ओके, या किसी के साथ मिसबिहेव करना। ओके, टू क्रिटिसाइज सीवियरली। सी, मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, क्रिटिसिज्म किसी भी चीज का होता है, उसको कभी भी नेगेटिव ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बस उससे सीखना चाहिए। बट क्रिटिसिज्म बहुत सीवियरली हो रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जिसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी सामने वाले को, उसके ऊपर उसकी भावनाओं पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। सो ये हो जाएगा कैस्टिगेट में कंसीडर। चैस्टाइज, सेंसर, पनिश। ठीक है, सेंसर बोर्ड होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो मूवीज में इसलिए दिया जाता है, जिससे अगर कोई भी ऐसी मूवी जो सही नहीं है तो पहले वो सेंसर बोर्ड से होते हुए जाती है, क्या चीज दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी है। ओके, पनिश, यस, तो ये सब किस में आ जाएगा? कैस्टिगेट में आ जाएगा। अच्छा, इसके एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स क्या होता है? किसी को प्रेज करना, कमेंट करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसको? कैस्टिगेट को। हेल्थ इंस्पेक्टर्स कैस्टिगेटेड। देखिए कैस्टिगेटेड मतलब क्या से यूज हुआ? वर्ब, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज जाकर के चैनल में जाकर के देख सकते हैं उनकी वीडियोस जो भी मैंने बनाए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स से रिलेटेड है आपको, क्योंकि दिस इज न्यू चैनल और मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस डाल रही हूँ, तो प्लीज इस न्यू चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ जो मैंने सीखा हुआ है। एंड इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। हेल्थ इंस्पेक्टर्स कैस्टिगेटेड द किचन स्टाफ फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस। जो हेल्थ इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो स्टाफ की जो पूरी कंडीशन थी, उस सफाई नहीं हो रही थी, उसको देख करके पूरे किचन स्टाफ को बहुत बुरी तरह क्या किया? फटकार लगाई, डांट लगाई। द जज कैस्टिगेटेड द लॉयर्स फॉर देयर लैक ऑफ प्रिपरेशन। जो जज था और जो लॉयर्स थे, क्योंकि जज लॉयर्स कोर्स से रिलेटेड, तो वहां पे जो लॉयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उनकी जो पुअर प्रिपरेशन थी, होमवर्क नहीं करके आए थे अपने जो भी उनका केस था उससे रिलेटेड, तो इसलिए उनको क्या किया? बहुत तेज डांट लगाई। तो यहाँ पे भी देखिए एज अ वर्ब यूज हुआ है।
आपको कोई भी वर्ड जिसके आपको सिंपली एग्जांपल्स देने हैं, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सुझाव भी देख सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ। ओके। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मुख्य स्रोत और प्रेरक। ये है एक प्रॉम्प्ट, इसको हम प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, इसको इंकरेजमेंट भी बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट, स्टिमुलस एंड इम्पटिस। इम्पिटस, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पिटस। तो अब इनके क्या अर्थ हैं? तो ये इसी से रिलेटेड ही है। इंड्यूसमेंट माने क्या होगा? इंड्यूसमेंट माने होता है संचार करना, स्टिमुलस माने होता है उत्प्रेरक या उत्तेजना से रिलेटेड होता है, इम्पेटस माने भी प्रेरणा या प्रोत्साहन से रिलेटेड होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एंटोनिम्स क्या है? अपोजिट वर्ड क्या है? डिटरेंट। डिटरेंट क्या अर्थ क्या होता है? बचाव करना, डिस्करेजमेंट, किसी को डिस्करेज कर देते हैं, जब किसी का मनोबल हम गिरा देते हैं, तो ये इसके अपोजिट मीनिंग है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जॉन वॉज कैटलिस्ट हु गेव देम द एक्सपोजर। जॉन क्या था? एक मुख्य स्रोत था जिसने उन सबको क्या दिया था? एक्सपोजर दिया था, एक तरह का खुलासा किया था। ओके, एक्सपोजर मतलब होता है खुलासा करना, भांडा फोड़ देना। क्लोरीन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और जो क्लोरीन होता है, केमिकल होता है, वो किस तरह का होगा? वो कैसा करेगा एक्ट? वो एक्ट करेगा एक उत्प्रेरक के रूप में। तो आप बहुत सिंपली किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इन तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नाउ कैटेगोरिकल, ये क्या है? कैटेगोरिकल, इसको हम इस तरह से, कोई भी डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है तो आप उसको ऐसे डिवाइड करके याद कर सकते हैं, और साथ के साथ हम ऐसे डिवाइड करके डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को लर्न भी कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना या श्रेणीगत। किसी भी चीज को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट और एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, डेफिनेट, सर्टन, ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, ओके। अनएम्बिगुअस में भी स्पष्ट ही होता है, क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर नहीं होता, उसको बोलते हैं। तो इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, डाउटफुल, जहां पे शंका ज्यादा होती है, इक्विवोकल, ये मतलब गोलमोल जैसे होते हैं ना, उसको बोलेंगे। ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द जजमेंट वॉज हार्श एंड कैटेगोरिकल। जो जजमेंट था वो कैसा था? हार्श था और श्रेणीगत था। मर्डर वायलेट्स द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इट मीन्स जो हत्या होती है, किसी का भी मर्डर होता है, वो स्पष्ट अनिवार्यता का क्या है? उल्लंघन करती है। किसी भी तरह की हत्या सही नहीं मानी जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल कथारसिस, अब ये एक बहुत ही वैसा वर्ड है जो जिसको हम फील करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता ये है। कथारसिस स्पेशली हम जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। कथारसिस वो होता है जो हम नॉवेल्स में अगर हम पढ़ते हैं, या अगर हम कोई प्ले देख रहे होते हैं, या हम स्पेशली जब हम मूवीज देखते हैं, तो जब हम कोई सिचुएशन को देख रहे हैं और अगर वो हमारी पर्सनली लाइफ से रिलेटेड होती है और उसको हम बहुत कंप्लीटली फील करने लग जाते हैं, तो वो उसमें ही कंसीडर होंगे, उसको ही हम कथारसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है साफ हो जाना, खाली हो जाना, ये इसके मीनिंग है। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है समझने में, वो यही होता है। प्योरिफिकेशन, क्लिनजिंग, रिलीज, रिलीफ, प्योरिफिकेशन दैट ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ और रिन्यूअल। आप उसको, इस सिचुएशन को देखते हैं, आप फील कर सकते हैं और उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आप अपने इमोशंस को अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम कथारसिस। जैसे अगर कोई भी दुख है या कोई भी डर है, जब हम दूसरे को सिचुएशन में देखते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में भी हुई थी, तो वो इमोशंस है ना, उसको बोलेंगे। इसका एंटोनिम क्या होता है? डर्टिंग, ब्लेमिश, ये इसके एंटोनिम है। अब इनको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ कथारसिस फॉर मी। मेरे लिए जो क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, रिलीफ का कारण होता है। हम जब म्यूजिक सुनते हैं तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है। म्यूजिक इसलिए बहुत ऑन डिमांड भी रहता है। जिनको म्यूजिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, जैसे, तो वो म्यूजिक सुन करके अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं। राहुल वॉज एन एडवांस थिंकर, अ बिलीवर इन कथारसिस। जो राहुल था वो कैसा था? बहुत ज्यादा सोचने में बहुत एडवांस था, और किस चीज में बिलीव करता था? कथारसिस में बिलीव करता था, क्योंकि वो सिचुएशन को फील करने में वो बहुत अच्छे से फील कर सकता था। एक अच्छा कोई भी थिंकर होता है जो अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है मेंटली, आप जितना ज्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, आप, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, अगर आप ज्यादा अच्छे से कोई भी चीज सोच रहे हैं या आप बुरे से सोच रहे हैं, पर आपको उसको सोचने से आपको
एक टाइम के बाद समझ में आने लग जाएगी सिचुएशन एग्जैक्टली हुई कहाँ से स्टार्ट। तो वो आपकी जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है वो आप जब फील करने लग जाएंगे तो उस इमोशंस में आप कह सकते हैं कि वो कैथारसिस है। ठीक, कैथलिक एक डिनोमिनेशन होता है क्रिश्चियंस में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक। कैथलिक पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी होती है या क्रिश्चियन डिनोमिनेशन होता है उसमें इसका अर्थ क्या कहा जाता है। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया भर के चीज़ों को अपने आप में एक्सेप्टेंस करने की इनके अंदर इसका अर्थ है। मतलब आप यूनिवर्सल का मतलब सभी चीज़ को एक्सेप्टेंस में रखने के लिए होता है। इम्ब्रेस एवरीथिंग एज आई हैव टोल्ड यू, कॉम्प्रहेंसिव, यूनिवर्सल, स्पेशली ब्रॉड इन सिंपैथीज, टेस्ट एंड इंटरेस्ट। देखिए इनके अंदर बहुत ही ब्रॉड, हर चीज़ को लेकर, दूसरे के प्रति भावनाओं को लेकर के ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। इसलिए कैथलिक स्कूल्स, कैथलिक हॉस्पिटल्स में कैथलिक्स लोगों का बहुत योगदान होता है। आप देख सकते हैं ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं ये कैथलिक्स लोगों के होते हैं। चर्च वगैरह सब दूसरे डिनोमिनेशन के भी चर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैथलिक की बात करें तो उससे आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? ये लिमिटेड होता है और नैरो, मतलब थोड़ा सा क्या कहा जाए, जिनकी सोच या समझ में थोड़ा सा क्या जाए, नैरो, छोटी सोच, एग्जैक्टली छोटी सोच के लिए कहेंगे हम। शी वॉज अ गुड कैथलिक गर्ल। अच्छा, वो किस तरह की लड़की थी? बहुत ही अच्छी कैथलिक लड़की थी। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल क्रिश्चियन चर्च। जो व्यक्ति यूनिवर्सल क्रिश्चियन चर्च को बिलोंग करता है उसको क्या बोलेंगे हम? कैथलिक बोलेंगे, क्रिश्चियन चर्च। ओके, और मैंने इसकी पूरी इसको इसमें यूज नहीं किया इस तरह से, इसकी मीनिंग है ये, जिसने सेट किया उसने इस तरह से लिख दिया, कोई बात नहीं। आप कैथलिक में कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने आपको कैथलिक का मीनिंग बता दिया। नाउ ये टुडेज लास्ट वर्ड इज कॉस्टिक। कॉस्टिक ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? भड़काऊ, तीखा, जैसे कहते हैं ना भड़काऊ म्यूजिक लगा दो। लाइक एसिड, क्रॉसिव इन टोन, बहुत ही खराब कर्कश टोन में हो, ठीक है। मॉडर्न, हार्श, बर्निंग। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी से बहुत गलत तरह से बात कर लेते हैं, गंदी टोन में बात कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता है सामने वाला किस तरह से उस चीज़ को लेगा, तो बहुत ही बी वेरी मच केयरफुल। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? कॉस्टिक का यूज हुआ है। इसका एंटोनिम क्या होता है? काइंड, और होगा अनप्लेजेंट नहीं होगा, प्लीज इसको मत कीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो लेट्स लर्न। द कॉस्टिक रिमार्क डेंटेड हर ईगो। और जो कि क्या था, जो बहुत ही खराब तरह की टिप्पणी थी, उसने क्या किया? उसके अहंकार को बहुत ठेस पहुंचाई। मतलब कभी कभी हम किसी को बहुत स्ट्रेट गलत बोल देते हैं, समटाइम्स किसी के ईगो को, अगर जिसके अंदर बहुत अहम होता है उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, चाहे सही बात भी होगी, लेकिन अगर ईगो ज्यादा है तो सही बात तो सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। ही इंजॉयज मेकिंग कॉस्टिक रिमार्क्स अबाउट अदर पीपुल। और वो दूसरे लोगों के बारे में गलत तरह की बातें करना, नेगेटिव रिमार्क करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदी पर्सनालिटी होती है जो दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं, और कभी भी इस तरह के ट्रेट्स को खुद में डेवलप नहीं होने देना चाहिए। और अगर अगर हमारे अंदर है इस तरह का ट्रेट तो कंप्लीटली इसको खत्म करना चाहिए। तो इस अच्छी पॉजिटिव बात के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। जस्ट स्टे विद मी रेगुलरली, जब भी आप वीडियोस आते हैं आप कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे इन दिनों सिर्फ वोकैब सेशंस ही आएंगे, क्योंकि हम लोग पहले वोकैबलरी अच्छी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।